हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष सर। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। क्या? फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, और जिसका नाम क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, 2021-11 से लेकर के, क्या 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है सभी का हम लोग तमाम प्रश्नों का विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर वाइज क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाते हैं, उसके बाद लघुत्तरीय का सोल्यूशन करवाते हैं, और उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का सोल्यूशन करवाते हैं। और 2025 एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उसको क्या करवाते हैं, टिक करवाते हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जब आप हल कीजिएगा तो सब्जेक्टिव में आइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा खंड ब, उसके बाद जस्ट नीचे में क्या रहेगा, निर्देश लिखा हुआ रहेगा। और आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा आपको निर्देश को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि निर्देश क्या होता है कि निर्देश के अनुसार ही आपको आंसर देना है। निर्देश में जो दिया रहता है उसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है 2011, यहाँ क्या कर लीजिएगा 2011 से 2024 तक पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न। मतलब इससे हमें पता चला कि 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी तमाम प्रश्न पूछे गए थे सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम में क्या रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब टोटल आपके पास 20 गो लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको केवल 10 का आंसर देना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है जो कि 2019 में पूछा गया है। क्या 2019 में पूछा गया है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है और उसके विभव जो होता है, विद्युत विभव होता है, उसके बीच क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, उत्तर दे करके लिखना स्टार्ट करेंगे कि हम जानते हैं कि Q आवेश को dr दूरी तय करने में W कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। बस आपको इतना क्या करना है, लिख देना है। यहाँ से फिर लिखना है इसलिए, क्या इसलिए लिखना है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हो जाएगा dW बराबर के -FDR। क्या हो जाएगा, -FDR। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, हम यह भी जानते हैं कि क्या, यह भी जानते हैं कि dW बराबर क्या होता है, dQ/dV। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण, क्या समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या है, एक साइड जब हम लोग जानते हैं, आप लोग मैथ आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या होता है जब एक साइड बराबर रहता है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, dW है और यहाँ भी dW है, तो यहाँ पे जो दोनों है ये दोनों क्या होगा, भी आपस में बराबर होगा। क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लोग यहाँ से लिख दिए कि -FDR बराबर Q/dV। क्या बराबर Q/dV। अब यहाँ से एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या ध्यान देना है कि मान लिया जाए यहाँ पे क्या -F और इधर Q जो है किस में है, Q जो है Q को इधर ले आना है। क्या, Q को इधर ले आना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा सा हो जाएगा -KF बटा Q बराबर dV बटा dr हो जाएगा। क्या, dV बटा में क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ इतना तो हो गया। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर क्या होता है, F बटा Q होता है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से सीधा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए F बटा Q है, E बराबर है, क्या E बराबर क्या है, F बटा Q। तो यहाँ पे F बटा
क्यू है, तो इसके स्थान पर हम लोग ई लिख सकते हैं क्या? इसके स्थान पे हम लोग ई लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या? इसलिए यहाँ से हो जाएगा ई बराबर माइनस के डी वी बटा डी आर हो जाएगा क्या? माइनस डी वी बटा डी आर, और यही है क्या है? संबंध है क्या? यही रिलेशन है। बस आपको इतना लिख देना है और इतना में से दो अंक ज़रूर दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा क्लास करते हैं और इग्नोर करके चल जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको एक बेहतर अंक लाना है, आपको टॉपर बनना है, तो चैप्टर वाइज पी वाई क्यू क्वेश्चन का सोल्यूशन करना, अर्थात क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला और यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। मतलब वायुमंडल जो है ना विद्युत उदासीन नहीं होता है, इसका क्या कारण है, इसी को समझाना है। और यह जो प्रश्न है 2018 में पूछा जा चुका है क्या? 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? आंसर यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे उत्तर दिए, इस लाइन को छोड़ करके नीचे वाला लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल सभी जगह होने वाले बादलों की गर्जन व बिजली की चमक के कारण लगातार आवेशित होता रहता है। क्या होता रहता है? लगातार आवेशित होता रहता है। मतलब क्या है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, ऊपरी हिस्सा रहता है, उसमें क्या होता है कि लगातार गर्जन होता है और बिजली चमकता है, और जिसके कारण क्या होता है? लगातार वो आवेशित होते रहता है। क्या? लगातार उसमें आवेश उत्पन्न होते रहता है, और समान मौसम की परिस्थितियों में होने वाले आवेशों के निरावेशन प्रक्रिया के साथ एक साम्य स्थापित कर लेता है। इतना लिखना है। उसके बाद पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करके लिख देना है, अतः वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं हो पाता है। क्या हो पाता है? वायुमंडल जो होता है वैद्युत उदासीन नहीं हो पाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है? तीसरा क्वेश्चन जो है कि चालक की धारता से आप क्या समझते हैं, 2021 में पूछा गया था। काफ़ी आसान प्रश्न है, आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान है, और इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए यदि हम चैप्टर वाइज सभी पी वाई की क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे इसका परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, सीधा सा यहाँ पूछ दिया है हमसे कि चालक की धारिता। तो जो चीज़ पूछे उसका क्या करना है? हेडिंग का निर्माण कर देना है, और यही एक बेस्ट आंसर लिखने का तरीका है। तो यहाँ से हम लोग उत्तर लिखें, इस लाइन को छोड़ करके नीचे वाला लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हेडिंग का निर्माण कर दिए, चालक की धारिता। क्या? चालक की धारिता। तब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि किसी चालक में इकाई विभवांतर उठाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। और इसके बाद इसमें क्या करना, और मेन पॉइंट को लिखना है। क्या करना है? तो सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखना है, या आप लोग नंबरिंग करके लिख सकते हैं कि इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब धारिता जो होता है, धारिता को सी द्वारा सूचित किया जाता है, और सी बराबर क्या होता है? क्यू बटा भी होता है। क्या होता है? क्यू बटा भी होता है। मतलब आप विद्युत धारिता बराबर क्या होता है? आवेश बटा विभवांतर होता है। जहाँ पे यहाँ पे सी बराबर क्या हो गया? क्यू बटा भी, और क्यू क्या है? आवेश है, और यहाँ पे भी जो है विभवांतर है। क्या? भी जो है विभवांतर है। और उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिख देना है कि इसका एसआई मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है? धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। और आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यह इस तरह का जो प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है, और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? फैराडे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। हम लोग जानते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसमें टोटल दो गो प्लेट होता है। तो उसमें दूसरा जो प्लेट रहता है, क्या दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, इसी को समझाना है। और 2015 में पूछा गया था। तो काफ़ी आसान प्रश्न है और 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे हम क्लास 12th में पढ़ते थे तो क्वेश्चन बैंक का जो भी प्रश्न रहता था, हम लोग जैसे कि आज फिजिक्स है तो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है। तो इस चैप्टर को निकालें और क्वेश्चन बैंक को निकालें, और वहाँ पे टिक करते थे कि यह जो प्रश्न 2015 में पूछा गया है, यह 2016 में पूछा गया था, यह 17 में पूछा गया। इसी तरह से क्या करते थे, टिक कर लेते थे। और आप लोग भी अपना जो आपका नोट्स होगा उसमें क्या कर लीजिएगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा, जिससे क्या आपको कन्फर्म रहे यह क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन, और उसको क्या है हर हाल में कंप्लीट करना। तो यहाँ पे लिखना है कि दूसरी प्लेट पड़ोसी चालक की तरह
कार्य करती है। क्या करती है कि दूसरी जो प्लेट होती है समांतर प्लेट संधारित्र में, वो क्या करती है, चालक की तरह कार्य करती है, जिसके कारण पहली प्लेट का विभव कम हो जाता है। क्या होता है, पहली प्लेट का जो विभव रहता है कम हो जाता है तथा उसका आकार वही रहता है, जिसके कारण धारिता बढ़ जाती है। मतलब मुख्यतः देखा जाए तो दूसरे प्लेट का यहाँ पे जो कार्य क्या है, पहली प्लेट के विभव को कम करना, और दूसरा क्या है, धारिता को बढ़ाना। यही है दूसरा प्लेट का कार्य। बस इतना आपको लिख देना है, काफ़ी आसान है और आपको हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए आप लोग 10th का जब एग्ज़ाम दिए होंगे, आप लोग गौर किए होंगे कि एक टॉपर होता है, जो टॉपर लिखता है तो उसको पूरा में से पूरा अंक दिया जाता है, और आप लिखते हैं तो आपको कुछ ही अंक दिया जाता है। इसका क्या कारण है? इसका ज़रूर यही कारण है कि आपके लिखने में और एक टॉपर के लिखने का जो स्किल होता है, दोनों में डिफरेंट ज़रूर होता है। आप लोग क्या करना चाहिए, आपको एक टॉपर की तरह लिखना चाहिए। टॉपर की तरह लिखने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, सबसे पहले आप लोग शब्द लिमिट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए। तो जैसे हम बताते हैं उसे लिखते जाना है। उसके बाद 5वां यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है क्या है कि विद्युतीय विभव का परिभाषा लिखें। क्या करना है कि विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखना है, और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उत्तर देंगे। इस लाइन को छोड़ करके नीचे वाला लाइन से स्टार्ट करेंगे लिखना। यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, तो हेडिंग यहाँ से क्या हो जाएगा, विद्युतीय विभव। तो विद्युतीय विभव क्या है, इसका डिफिनेशन लिखना है। तो इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहा जाता है। बिल्कुल शानदार और सटीक परिभाषा है। उसके बाद इसमें पॉइंट का इस्तेमाल करना है, या आप लोग नंबरिंग करके लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इस तरह के प्रश्न आप लोग क्या लिखिए, सबसे पहले इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या है, इतना आपको जरूर लिख देना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि विद्युत विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है। क्या, विद्युत विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। क्या, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है। और इसका बीमा क्या होता है, ml² T⁻³ L इन्वर्स। क्या, आई इन्वर्स क्या हो जाएगा, आई इन्वर्स हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। उसके बाद छठा जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जो कि 2023 में पूछा गया था। क्या, 2023 में पूछा गया था कि संधारित्र की धारिता क्या है, कि संधारित्र की जो धारिता होती है किन दो बातों पर निर्भर करती है। मतलब संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, इसी को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे, यही है बेस्ट। उसके बाद लिखेंगे कि संधारित्र की धारिता जो होती है निम्नलिखित प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है। यहाँ पे हम लोग भूमिका का निर्माण किए, और जिस कारक पर निर्भर करता है उसका क्या करना है, नाम यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कारक यहाँ पे है कि संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर, मतलब संधारित्र समांतर पट्टिका संधारित्र जो होता है, क्या, संधारित्र की जो धारिता होती है वो निर्भर करता है। सबसे पहला क्या है कि संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और दूसरा कारक जो है प्लेटों के बीच माध्यम के विद्युतशीलता पर। क्या, प्लेटों के बीच जो माध्यम होता है उसकी विद्युतशीलता पर धारिता निर्भर करती है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देख लिए कि इस चैप्टर के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न था, जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया था, तमाम प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।